हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू समग्र आईएएस यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम देखिए आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आप लोगों ने अभी तक चैप्टर पढ़ा है नेशनल इनकम का, उसके क्वेश्चंस हैं। और ये पीवाई क्यू हैं, ये प्रीवियस ईयर्स में जो है एग्जाम्स में पूछे गए हैं आईएएस और पीसीएस के एग्जाम्स में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इनके थ्रू जो है आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे और एक आध जो छोटा मोटा कंसेप्ट बचा है वो भी क्लियर करेंगे हम आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर का सिलसिला अपना। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि किसी देश की अवधि, मतलब किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय जो है वो क्या होती है? नागरिकों द्वारा उत्पादित, तो देखिए यहाँ पे नागरिकों, केवल नागरिकों का ही दिया है इसलिए ये गलत हो गया। कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी, तो ये भी गलत हो जाता है क्योंकि इसमें आयात और निर्यात भी नेट निर्यात। ठीक है, तो ये आप जो है आपने जैसे कि पिछले टॉपिक में पढ़ा ही है, पिछली वीडियो में, अगर नेट निर्यात भी इसमें जुड़ा होता तो अब हम इसको कह सकते थे कि कुल उपभोग, निवेश और साथ में नेट निर्यात, तब हम इसको जो है जीएनपी या जीडीपी जो है वो गिन सकते थे। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फिर है सभी व्यक्तियों की कुल व्यक्तिगत आय के योग के बराबर होगी, ये भी नहीं होगा। उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक, ये मौद्रिक है, ठीक है, मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी, तो ये सही आंसर है डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निवल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यमापन, आंसर तो यही होगा वैसे इसका। और जैसे और ऑप्शन दिए गए हैं, खंड लागत पर राष्ट्रीय उपज के मूल्य का मूल्यांकन, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद निर्यात का केवल, ऐसा ये भी नहीं है कि केवल निर्यात का मूल्यमापन हो, तो यही आंसर होगा इसका, राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यमापन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। ठीक है, तो समस्या क्या है इसमें? अल्प रोजगार नहीं, ये राष्ट्रीय आय की गणना में समस्या नहीं है। मुद्रास्फीति ये भी नहीं है। बचत का निम्न स्तर ये भी नहीं है। और है असंगठित क्षेत्र, ये है। क्यों? क्योंकि असंगठित क्षेत्र मतलब होता है जैसे जैसे हमारे घरेलू नौकर हैं। ठीक है, तो घरेलू नौकर जो होते हैं इनको सैलरी कितनी मिलती है, क्या इनकी इनकम है, ठीक है, इनकी जो सर्विसेज हैं उसकी जो है कोई वैल्यू डिसाइड नहीं होती है कि इनको कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है। तो इसीलिए जो है असंगठित क्षेत्र, यानी कि जो ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में डाटा इकट्ठा करना जो है बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए जो है इसे कहा जाएगा राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, यानी कि अगर डेवलपमेंट हो रहा है किसी देश में तो उसके साथ साथ क्या होगा? अविस्फीति नहीं, अविस्फीति माने डिफ्लेशन, तो डिफ्लेशन नहीं होता है, उसके साथ इन्फ्लेशन होता है स्फीति के साथ, यानी इन्फ्लेशन। ठीक है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है आपने पढ़ा ही है, यानी कि इन्फ्लेशन तो हो लेकिन साथ में क्या हो? ग्रोथ नहीं हो रही है। इन्फ्लेशन तो हो रहा है लेकिन ग्रोथ ना हो रही हो, या ऐसा कहा जाए कि इन्फ्लेशन तो है लेकिन बेरोजगारी भी बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, अगर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है तो इसे कहा जाएगा स्टैगफ्लेशन। इन्फ्लेशन के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ रहा है तो इसे कहा जाएगा स्टैगफ्लेशन। अतिस्फीति यानी हाइपर इन्फ्लेशन, तो हाइपर इन्फ्लेशन जो है उसमें क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा तेजी से वस्तुओं के प्राइस जो है बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति भी जो है डेवलपमेंट के लिए हानिकारक है। ठीक है, आर्थिक विकास के लिए नुकसानदायक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्फीति के साथ। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है। ठीक है, तो देखिए जो रियल, इसमें जो ये कहा गया है रियल जीडीपी, रियल जीडीपी, तो रियल जो जीडीपी है REAL, रियल यानी वास्तविक जीडीपी जो होती है वो क्या होती है? वो होती है
जब हम किसी बेस ईयर के उस पे बेस ईयर के प्राइस पर, बेस ईयर का प्राइस है गुड्स एंड सर्विसेज का, जीडीपी का मतलब यही है कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब किसी बेस ईयर के प्राइस पे जो है हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उसे कहा जाता है रियल जीडीपी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है कि रियल जीडीपी क्या होता है, जब किसी बेस ईयर के प्राइस पे जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि जैसे सपोज कीजिए कि मान लिया बाइक है, मोटरसाइकिल, तो बाइक है, इसकी कीमत जो है 2010-11 में, 2011-12 में जो रही हो, जो भी रही हो, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि भाई जीडीपी में जो है ग्रोथ कितनी हो रही है। यानी कि बाइक जो है उस समय मान लिया 50,000 की थी, सपोज कीजिए 2011-12 में 50,000 की थी बाइक। तो 2024-25 में 2023-24 में बाइक की कीमत जो है वो बढ़ तो गई है, ये तो सभी जानते हैं। बाइक की कीमत इस समय लगभग 1.5 लाख रुपया है। ठीक है, 1.5 लाख। लेकिन हम इस प्राइस को नहीं लेते हैं, हम इसी प्राइस को लेंगे और देखेंगे कि इस प्राइस के हिसाब से जीडीपी जो है वो कितनी बढ़ी है। ठीक है, यानी कि बाइक की प्रोडक्शन, यानी कि बाइक की प्रोडक्शन अगर बढ़ रही है तो जीडीपी बढ़ रही है। ठीक है, खाली प्राइस अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि जीडीपी बढ़ रही है। बाइक जैसे सपोज करो उस समय जो है, इसको मैं थोड़ा सा और ठीक से क्लियर कर देता हूँ कि रियल जीडीपी जो है ये कंसेप्ट है जो यूपीएससी वालों का बहुत फेवरेट टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं वो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे सपोज कीजिए बाइक है, कोई मोटरसाइकिल, तो बाइक की कीमत थी 2011-12 में 50,000, 50,000, 2011-12 में। अब जो है बाइक की कीमत है 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख, 23-24, 2023 और 24 में। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि और जीडीपी जब हम निकालते हैं तो जीडीपी में हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी हमें पता है, गुड्स एंड सर्विसेज का मौद्रिक मूल्य, यानी उनका जो प्राइस है, यानी कि उनके जो पैसे हैं उनकी वैल्यू को पैसे में हम कैलकुलेट करते हैं, उससे हमें जीडीपी मिलता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाइक की जो कीमत है वो तो बढ़ गई है 2023-24 में। तो जीडीपी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसी पैसे को जो है हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर 2011-12 में 2011-12 में मान लीजिए 10 बाइक बन रही थी, 10 बाइक, तो उनकी टोटल कीमत कितनी हो जा रही थी, 50,000 से गुणा कर देते हम 50K से। ठीक है, अब जो है 2023-24 में इसकी वैल्यू हो गई, एक बाइक की है 1.5 लाख। अब इसमें जो है बन रही है, मान लिया सपोज करें 2 ही बाइक बन रही हैं, तो 2 में जो है हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो पैसा आएगा वो, और यहाँ पर जो हम 10 बाइक को मल्टीप्लाई किया था 50,000 से तो वो। तो जीडीपी निकालते समय हम इस पैसे को ही, इस रुपीस को ही हम कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखिए कि बाइक तो है, बाइक का प्रोडक्शन तो हो गया है कम, उसके पैसे बढ़ गए हैं, कीमत बढ़ गई है, तो हो सकता है जीडीपी हमें जो है वो बढ़ी हुई दिखे, ऐसा लगे कि हमें जो है जीडीपी में ग्रोथ हो रही है। क्यों? क्योंकि वैल्यू, कीमत बढ़ गई है किसी वस्तु की और वस्तु का प्रोडक्शन जो है हो गया है कम भले ही, तो इस समय जीडीपी बढ़ी हुई दिख सकती है। तो इसीलिए रियल जीडीपी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई एक बेस ईयर लेना पड़ता है, बेस ईयर का प्राइस ले लेते हैं हम। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम देखते हैं कि भाई हमारी जो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं वो बढ़ रही हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं केवल और केवल कीमत बढ़ रही है, बस इन्फ्लेशन हो रहा है, बस उसकी वजह से जीडीपी जो है बढ़ी हुई दिख रही है। इसीलिए बेस ईयर का कंसेप्ट लिया जाता है। तो शायद ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब यहाँ पर बात आ रही है, जो अब हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है इसमें कहा है कि रियल जीडीपी जो है, आप पढ़ें आराम से एक बार क्वेश्चन। तो देखिए इसमें जो ये दिया गया है कि रियल जीडीपी जो है, रियल जीडीपी की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि रियल जीडीपी जो है लगातार बढ़ती ही रहे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है इन्फ्लेशन एडजस्टेड कर दी जाती है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी है ये एक तरह से। ये भी एक कंसेप्ट क्वेश्चन हो गया आपके लिए कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी को क्या कहा जाता है, रियल जीडीपी। ठीक है,
तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी है ये, रियल जीडीपी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। अब इसमें पिछले दशक में बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद जो है लगातार बढ़ता रहा है। बाजार कीमतें यानी कि जो इस समय प्राइस है, करंट प्राइस है, उसके हिसाब से जो है जीडीपी बढ़ रही है क्या? तो बाजार कीमतें तो भाई सीधी सी बात है, हर हमेशा बढ़ती ही रहेंगी। अगर पिछले साल जो है किसी चीज़ की कीमत जो है 10 रुपये थी, तो हो सकता है इस साल जो है उसकी कीमत 15 रुपये हो गई हो। ठीक है, तो बाजार कीमतें तो बढ़ ही रही हैं वस्तु की, लेकिन उस समय ये नहीं पता चलता है। इसमें जो है यही कैलकुलेट किया जाता है, इसमें यही कैलकुलेट किया जाता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस के समय, ये जो दिया है इसमें बाजार कीमतों पर। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो करंट प्राइस है इस समय, ठीक है, जो करंट प्राइस है वस्तुओं का वो लिया जाता है। ठीक है, तो करंट प्राइस लेने की वजह से हमें जो है एक्चुअल जीडीपी भले ही ना पता चले, लेकिन आज इस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या है कि पिछले दशक में बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। तो आप ध्यान रखिए, बाजार कीमतें तो लगातार बढ़ ही रही हैं, हर साल जो है कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं। तो उस ये स्टेटमेंट जो है इस हिसाब से तो ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो इन्होंने दिया है, जैसे हमने रियल जीडीपी पढ़ा, तो हमने उसको कहा कि भाई रियल जीडीपी का मतलब होता है इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी, यानी किसी बेस प्राइस का रिलेशन होता है इससे। बेस प्राइस कंसेप्ट को हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसको कहा जाता है नॉमिनल जीडीपी। अगर करंट प्राइस पे हम जीडीपी निकालते हैं, नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, इसमें हम करंट प्राइस को लेते हैं। ठीक है, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गई है। ठीक है, इसमें हम करंट प्राइस को लेते हैं। तो ध्यान रखिए, दो कंसेप्ट हैं। रियल जीडीपी का मतलब है बेस प्राइस कंसेप्ट। ठीक है, रियल जीडीपी का मतलब है बेस प्राइस के हिसाब से जो है कीमतें डिसाइड की गई हैं और उससे हमने जीडीपी निकाली है। नॉमिनल जीडीपी में हम निकालते हैं करंट प्राइस पर, यानी कि इस समय जो मार्केट में प्राइस है किसी वस्तु का, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, उसको हम लेते हैं नॉमिनल जीडीपी को निकालने के लिए। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर तो खैर इसका आंसर बी है ही, क्लियर है ये भी। आगे बढ़ते हैं अब हम। असंगत सुमेल चिन्हित कीजिए। आर्थिक विकास, संरचनात्मक परिवर्तन, ये ठीक है। यानी कि जो एक तरह से आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चेंज हो जाना। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है उसमें भी चेंजेस हो जाना, यानी वो भी बढ़ जाना, तभी कहा जाएगा आर्थिक विकास। आर्थिक वृद्धि, संपूर्ण विकास, ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो असंगत सुमेल यही है। ठीक है, आर्थिक वृद्धि जो है केवल और केवल परसेंटेज बताती है, वैल्यू बताती है, सिर्फ क्वांटिटेटिव होती है ये। ठीक है, जिसमें हम ये देखते हैं कि भाई कितना परसेंट जो है पिछले साल था और इस साल जो है कितना परसेंट बढ़ा, बस इतना ही देखा जाता है आर्थिक वृद्धि में। आर्थिक विकास में केवल इतना ही नहीं देखते कि कितना बढ़ा, इसमें ये भी देखते हैं कि भाई इसकी वजह से सोसाइटी में भी कोई बदलाव आया है कि नहीं आया है, लोगों के जीने मरने मतलब जीने के तरीके में भी कोई बदलाव आया है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। इसमें दूसरा क्या है, संपोषित विकास, इसको पर्यावरण से रिलेटेड किया गया है, ये ठीक है बिल्कुल। इसमें देखिए हमें असंगत चुनना है, इसीलिए हमने इसको जो है टिक किया है बी को, क्योंकि ये इसके साथ सुमेलित नहीं है। संपोषित विकास क्या होता है, ये भी एक कंसेप्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। संपोषित विकास होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसा होता है कि ऐसा डेवलपमेंट जो सिर्फ हमारा ही डेवलपमेंट ना हो, केवल हमारा ही डेवलपमेंट ना हो, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है यानी कि जो हम बच्चे पर उनके बच्चे, ठीक है, आने वाली पीढ़ी का भी विकास हो, उनके लिए भी रिसोर्सेज जो है बचे रहें, आने वाली पीढ़ी के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें। ऐसा ना हो कि हम जो है सब जो है इसी समय ख़त्म कर दें। ठीक है, तो डेवलपमेंट का ऐसा रूप, डेवलपमेंट का ऐसा मेथड जिसमें सिर्फ हमारा ही विकास ना हो,
आने वाली पीढ़ी के लिए भी रिसोर्सेज जो हैं वो बचे रहें, उनका भी डेवलपमेंट होता रहे। इसे कहा जाता है संपोषित विकास। तो ये पर्यावरण से जुड़ा है, ठीक बात है ये। जीवन की गुणवत्ता, ठीक है, ये स्वास्थ्य से जुड़ा है, ये तो ठीक है ही। आगे बढ़ते हैं अब हम। 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई, इसकी मुख्य रणनीति क्या थी? तो उदारीकरण भी थी, सही है ये, निजीकरण भी थी, वैश्वीकरण भी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। उदारीकरण का क्या मतलब होता है ये मैं यहाँ समझा देता हूँ इसको। बेसिकली एल लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। इसको एलपीजी भी कहा जाता है। तो लिबरलाइजेशन या उदारीकरण में क्या होता है? लाइसेंस राज की समाप्ति, लाइसेंस या परमिट की, यानी कि हर चीज के लिए आपको जो है परमिट लेना है गवर्नमेंट से। तो जब ये खत्म हो जाता है तो इसे कहा जाता है उदारीकरण। ठीक है, हर चीज के लिए आप परमिशन लेंगे गवर्नमेंट से कि भाई हमें जो है ये काम करना है इसका परमिशन दे दो, हमें ये काम करना है इसका लाइसेंस दे दो। तो जब इसको खत्म कर दिया जाए, हर चीज के लिए लाइसेंस और परमिट, यानी प्रोडक्शन के लिए खास तौर से कोई फैक्ट्री लगानी है आपको, उसके लिए हमेशा जो है परमिट की जरूरत पड़ रही है हर चीज के लिए। कि जमीन खरीदनी तो परमिट, आप उसमें जो है इन्वेस्ट करना है तो परमिट लगेगा, उसमें क्या बनाना है उसके लिए भी परमिट लो। तो ये सब खत्म कर दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। ध्यान रखिएगा, लिबरल कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि लाइसेंस राज का खात्मा या परमिट पॉलिसी के एंड, उसे जो है क्या कहा जाता है? तो लिबरलाइजेशन कहा जाता है, उसे उदारीकरण। प्राइवेटाइजेशन तो खैर नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्राइवेट प्लेयर्स को, गवर्नमेंट खिलाड़ियों के साथ साथ जो है प्राइवेट प्लेयर्स को भी, उनको ही प्राथमिकता दी जाए, ठीक है, प्रोडक्शन में फैक्ट्री लगाने के लिए। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक देश से दूसरे देश के बीच सामान जो है वो आसानी से आ जा सके। एक देश से दूसरे देश के बीच सामान जो है, गुड्स और सर्विसेज जो है वो आसानी से आ जा सकें, तो इसे कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, एक टर्म आई है आजकल, डी ग्लोबलाइजेशन। तो डी ग्लोबलाइजेशन का साफ साफ मतलब यही है कि एक देश से दूसरे देश के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट या आयात निर्यात जो है कम हो जाए, इसे कह सकते हैं हम। अगर डी ग्लोबलाइजेशन कभी जो है आपको समझना हो, तो डी ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही है कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, ठीक है, यानी कि नेशन फर्स्ट पॉलिसी को अपनाना। आजकल सभी लोग जो हैं वो डी ग्लोबलाइजेशन की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब उसी की ओर जो है सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि सभी देश जो है आपस में जुड़े हुए हैं। अगर डी ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट है, इसके बारे में बात की जाए तो इसे कहा जाएगा एक्सट्रीम नेशनलिज्म, ठीक है, या नेशनलिज्म, उसकी बढ़ोतरी हो रही है। और क्या आएगा इसमें? और ये आएगा कि एक देश से दूसरे देश के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट खत्म हो जाए, ठीक है, कम हो जाए। और क्या आएगा? लोकल फॉर वोकल, ये भी जो है एक तरह से, वो सॉरी, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, ये भी एक तरह से जो है डी ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट है। उसी की जो है पॉलिसी के, उसी पॉलिसी में गिना जाएगा इसको, डी ग्लोबलाइजेशन के अंदर ही। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर तो यही हो गया कि नई जो हमारे इसमें जो है आर्थिक नीति अपनाई थी हमने 1991 में, इसमें हमने एलपीजी को चुना था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर हमने जो है डी ग्लोबलाइजेशन भी समझ लिया, ग्लोबलाइजेशन भी समझ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय जारी करता है? एनएसओ। ठीक है, ये आपने वीडियो में पढ़ा भी होगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक किसे प्रदान किया जा सकता है, यानी सबसे अच्छा इंडिकेटर जो है वो क्या है डेवलपमेंट का? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे अच्छा इंडिकेटर पूछा है इन्होंने। तो मौजूदा कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ऐसा ये नहीं है। प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, ये है। इसको देखिए, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम कहते हैं इसको, पर कैपिटा इनकम, इंग्लिश में इसको यही कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यानी कि जो टोटल ग्रोथ है, टोटल जीडीपी समझ लीजिए, ऐसे टोटल जीडीपी है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है पॉपुलेशन से। ठीक है, तो यानी कि इस समय ये पता चल जाता है कि भाई एक आदमी के पास
एक व्यक्ति के पास कितना जो है जीडीपी का हिस्सा कितना मिला है उसे, एक आदमी के हिस्से कितना जीडीपी मिली है, एक आदमी को जीडीपी का कितना हिस्सा मिल रहा है। हालांकि इससे जो है एग्जैक्ट तो नहीं पता चलता है, क्योंकि भाई जीडीपी में जो है अंबानी की भी इनकम जुड़ी है, और जब डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन में तो हर एक गरीब भिखारी तक जो है जुड़ा हुआ है। तो इस समय ये तो पता नहीं चलता कि भाई हम पता, इससे तो यही लगता है कि अंबानी के पास भी उतना ही पैसा है और जो एक सड़क पे भिखारी है उसके पास भी उतना ही पैसा है। पर फिर भी इसी को जो है ज़्यादा अच्छा वो माना जाता है इंडिकेटर पर कैपिटा इनकम को। तो कंसेप्ट समझ में आ गया, और यही जो है सबसे अच्छा इंडिकेटर भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निरपेक्ष और प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती है। ठीक है, अब यहाँ पर यह कहा गया कि भाई प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी, इन्होंने कहा कि भाई पर कैपिटा इनकम जो है वो भी कभी कभी वो नहीं बता सकती सही से कि भाई डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो क्या कंडीशन होगी, ऐसा तब हो सकता है, ये तो नहीं है। ठीक है, औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रहा हो, ऐसा नहीं है। कृषि उत्पादन ये भी नहीं है। निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि भाई पर कैपिटा इनकम तो बढ़ रही है, क्योंकि इसमें अंबानी की भी इनकम जुड़ी हुई है, लेकिन एक भिखारी जो है सड़क पे जो है बैगर, उसके हिस्से तो कुछ भी नहीं आ रहा है, उसके तो हिस्से रोज वही 10 रुपए ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है अगर निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है, लोग जो है गरीब के गरीब ही दिख रहे हैं, तो उससे जो है रियल या पर कैपिटा इनकम भी जो है वो सही से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बता सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये यूपीएससी 2018 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने का निम्नलिखित में से कौन सा सही आधार वर्ष है। अब जैसे बेस ईयर की हम बात कर रहे थे सबसे पहले, मतलब कुछ एक दो क्वेश्चन पहले ही हम बेस ईयर की बात कर रहे थे कि बेस ईयर जो है उसको लिया जाता है। तो इन्होंने पूछा कि वो बेस ईयर जो है क्या लेते हैं हम, तो इसका आंसर है 2011-12। तो यानी कि जीडीपी कैलकुलेट करते समय, ठीक है, रियल जीडीपी खास तौर से समझिए, इसका नाम है ये, जरूरी नहीं कि हम इसी का इस्तेमाल करते हों। रियल जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो बेस ईयर जो है वो लिया जाता है। किसी एक बेस ईयर को मान लिया जाता है कि भाई इस समय के जो प्राइस है बेस ईयर में किसी चीज़ का जो प्राइस है उसी को हम जो है वो ले लेते हैं जीडीपी कैलकुलेट करते समय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। ठीक है, तो आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है कौन सी चीज़ ऐसी नहीं है, कौन सा ऐसा फैक्टर नहीं है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सहायक हो। तो ये भी है पूंजी का संचय, तकनीक सुधार, सही बात है। जनसंख्या में वृद्धि, वो सॉरी जनसंख्या में परिवर्तन, ये भी जो है होता है। इन्होंने पूछा नहीं, इसलिए हम बता रहे हैं। तो ये तो होता है, यानी कि जनसंख्या अगर कम हो रही है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे परिवर्तन लिखा है तो इसका मतलब हो सकता है भाई कम की बात कह रहा हूँ वो, तो ये तो हो सकता है, लेकिन हमें बताना नहीं। विशेषीकृत क्रियाओं, गतिविधियों में श्रम विभाजन, तो ये भी नहीं है इसका आंसर। तकनीकविद और नौकरशाह, ये है इसका आंसर। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तकनीकविद और नौकरशाह जो है वो सहायक नहीं होते हैं। कौन सहायक होता है? बिजनेसमैन। ठीक है, और टेक्नोलॉजी होती है, तकनीकी विद नहीं होते हैं। ठीक है, टेक्नीशियन जो है वो नहीं होते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए बनाया है, यूपी पीसीएस का है, 2021 का ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अब हम, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी फॉर देहरादून। अगला क्वेश्चन है, भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण क्या है। अब देखिए क्वेश्चन भी समझिए थोड़ा, ऐसा देखिए आपको क्वेश्चन थोड़ा रुक के पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है सोचे कि चलो एक बार देखा और हो गया। थोड़ा कोशिश कीजिए, दिमाग लगाइए। भारत में बचत, ठीक है, सेविंग और पूंजी निर्माण, यानी कि सेविंग को जो है सही जगह इन्वेस्ट करना, होने के बाद भी ग्रोथ जो है वो उसका रेट कम क्यों है, ग्रोथ जो है क्यों नहीं बढ़ रही है। ठीक है, यानी सेविंग भी हो रही है, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, तब भी जो ग्रोथ क्यों नहीं बढ़ रही है, तो उसका रीज़न क्या है? ऊंची जन्म दर नहीं, ये भी नहीं है।
ये भी नहीं है। ये है ऊंचा पूंजी उत्पाद अनुपात। ये एक कंसेप्ट है, मैं बता देता हूँ क्या होता है। इसका ही मतलब होता है कि कोई एक वस्तु, किसी एक गुड को, यानी किसी एक गुड्स को बनाने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, बनाने की जगह प्रोड्यूस लिख लेते हैं, प्रोडक्शन करने के लिए, किसी एक गुड का प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, किसी एक गुड का प्रोडक्शन, अब कुछ भी हो सकता है गुड, भाई लैपटॉप हो जाए, मोबाइल हो जाए, कोई भी चीज़ हो सकती है, बाइक है, तो किसी एक गुड्स का या सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए जो वो लगती है कैपिटल, पूंजी लगती है, उसे कहा जाता है, ठीक है, उसे कहा जाता है ये पूंजी उत्पाद अनुपात, ठीक है, यानी कि कैपिटल प्रोडक्शन रेशियो। तो इसी को कहते हैं हम कि एक वस्तु के बनाने के लिए, किसी एक गुड को बनाने के लिए जितने कैपिटल की जरूरत पड़ती है उसे हम कहते हैं पूंजी उत्पाद अनुपात, ठीक है, कैपिटल प्रोडक्शन रेशियो। अगर ये हाई होगा तो इसका ये मतलब होता है कि एक चीज को बनाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, ज्यादा कैपिटल जो है लग रही है, तो इससे क्या होता है, ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है। ये होना तो चाहिए वैसे, ये कम जो है पूंजी उत्पाद अनुपात होना चाहिए, यानी कि कम पूंजी लगे और उत्पादन ज्यादा हो, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, ऊंचा पूंजी उत्पाद है, ऊंची पूंजी मतलब ज्यादा पूंजी लगती है, ऊंचा पूंजी उत्पादन है अनुपात, ज्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं और प्रोडक्शन कम होता है, ठीक है। इसका रीजन ये हो सकता है भाई स्किल कम है लोगों के पास, इसकी डेवलपमेंट की जरूरत है लोगों को, और क्या हो सकता है, और काम हो सकता है भाई, लोग जो है आलसी हैं, ये सब रीजन हो सकते हैं इसके। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ऊंचा पूंजी उत्पाद अनुपात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मेल्ट डाउन, स्टॉक कीमतों की गिरावट, ये बिल्कुल ठीक है, सही स्टेटमेंट है, सही वो है इसका। मंदी, रिसेशन, समृद्धि दर की गिरावट, तो इसका ये नहीं है, इसका ये है जीडीपी जो है उसकी गिरावट, जीडीपी में कमी, जीडीपी में गिरावट। समृद्धि दर क्या है, जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखिए, ग्रोथ रेट का मतलब ये होता है कि पिछले साल की तुलना में इस साल जो है कितनी बड़ी है जीडीपी, ग्रोथ रेट का मतलब यही होता है, ठीक है। इसको भी रोक देता, इसको मिटा देता हूँ मैं, अभी यहाँ समझा देता हूँ पहले। जीडीपी ग्रोथ रेट का मतलब यही होता है कि पिछले साल अगर सपोज करो हमारी जीडीपी थी, मान लिया 1 लाख रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, सपोज कीजिए भाई 1 लाख करोड़ रुपए थी पिछले साल हमारी जीडीपी, इस साल जो है कितनी उसकी ग्रोथ हुई है, ठीक है, उसको जो है परसेंटेज में निकालते हैं हम, तो हम बताते हैं कि भाई जीडीपी में जो है ग्रोथ इतनी हुई है, यानी 1 लाख की जगह 1.5 लाख करोड़ हो गई, ठीक है। तो हम कहेंगे जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है वो हो रही है हमारे यहाँ, ठीक है। रेट निकालने का मतलब ये ग्रोथ रेट का मतलब यही होता है कि पिछले साल की कंपैरिजन में इस साल कितनी जीडीपी बढ़ गई है, ठीक है। अब ये इसका क्या मतलब होता है, जीडीपी में गिरावट, इसका ये मतलब होता है कि जीडीपी जो है पिछले साल 1 लाख करोड़ थी, इस साल जो है 90,000 करोड़ हो गई, तो जीडीपी जो है वो गिर गई है, यानी नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट है ना। आगे बढ़, इसमें अब जो है आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा केवल एक ही सही सुमेलित है। स्लो डाउन होता है समृद्धि दर की गिरावट, यानी जीडीपी ग्रोथ रेट में कमी, और यह जीडीपी में ही कमी हो गई, ठीक है, तो इसे कहा जाएगा रिसेशन, ठीक है। इसमें इसे जो है कॉन्ट्रैक्शन भी कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन, किसमें, प्रोडक्शन में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो बन ही नहीं रहे, कम हो रहे हैं, यानी उनका बनना कम हो रहा है। इसको थोड़ा आसानी से अगर समझना हो तो ऐसे समझ सकते हैं आप, मैं थोड़ा और इजी एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि कभी कभी इकोनॉमिक्स जो है वो थोड़ा परेशान कर देती है, ठीक है।
अब देखिए, जैसे आप इसका ये मतलब है, समृद्धि दर में गिरावट का मतलब साफ साफ ये है कि जैसे सपोज करो आपको सैलरी मिलती है, ठीक है, तो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट तो हुआ है ना, लेकिन इंक्रीमेंट अगर सपोज करो आपने सोचा था 15% इंक्रीमेंट होना चाहिए था, हुआ केवल जो है 5% का ही इंक्रीमेंट, ठीक है, तो यानी कि इंक्रीमेंट तो हो रहा है लेकिन स्लो है इंक्रीमेंट, ठीक है, तो इसे कहा जाता है समृद्धि दर की गिरावट, यानी कि ग्रोथ रेट जो है वो कम हो रहा है। भाई ग्रोथ तो हुई है लेकिन ग्रोथ रेट जो है वो स्लो हो गया है। पिछले साल जो है आपको 15% आप सैलरी हाइक हुआ था, इस बार जो 5% ही हुआ है, तो इसे कहा जाएगा ग्रोथ रेट में गिरावट। अब दूसरा कंसेप्ट जो है वो बता देता हूं मैं, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट क्या है, जीडीपी में गिरावट। इसमें क्या हो रहा है कि आपकी सैलरी जो है उसमें ग्रोथ इंक्रीमेंट तो क्या ही होता है ना, उसमें इंक्रीमेंट तो किया नहीं कुछ, बल्कि सैलरी जो है कट हो गई और कम कर दी सैलरी आपकी, इसे कहा जाता है जीडीपी में गिरावट। ठीक है, समझ में आ गया ये क्लियर। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो ये जीडीपी से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर, एक्चुअली ये बहुत पहले जो है ये टर्म इस्तेमाल किया जाता था यूरोपियंस के द्वारा, खास तौर से यूरोपियन का जो लोग थे उनके द्वारा, कि भाई हिंदू वृद्धि दर का मतलब ये है कि खराब जीडीपी, ठीक है, यानी जीडीपी बहुत ही खराब है, 2% के लगभग जो है उसकी ग्रोथ रेट है जीडीपी की, बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रही है जीडीपी, बहुत ही स्लो है, ठीक है, तो इसे कहा जाता था हिंदू वृद्धि दर। वो मजाक उड़ाते थे हमारा, और ये आज की बात नहीं है, ये तब की बात है जब हम आज़ाद हुए थे, लगभग 1950s के आसपास, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है हमारी जीडीपी बढ़िया हुई, ग्रोथ रेट भी अच्छी हुई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है, तो जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा, लास्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा जीडीपी जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, उत्पादन विधि का भी करते हैं, ह्रासमान लागत विधि इसका नहीं करते हैं, आय विधि का करते हैं, व्यय विधि का करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा है इन्होंने तो ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देश की आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी, यानी कि ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चलिए ऐसे समझ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो होगा ही होगा अगर विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होगी, तो इससे मतलब नहीं है, क्योंकि विश्व अर्थव्यवस्था का क्या मतलब किसी देश से, ठीक है, जरूरी थोड़ी वो उसकी मदद ही कर रहा हो। जनसंख्या में वृद्धि होती है, ये भी नहीं है इसका आंसर। एक्स में पूंजी निर्माण होता है, इन्होंने पूछा एक्स देश है कोई, ये एक्स की जगह आप अगर इंडिया रख दो मान लिया, ठीक है, तो इंडिया देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि पूंजी निर्माण होता है तो, ठीक है। अगला जो है, अगला क्वेश्चन है, उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणमित तो नहीं हो पाता है, तो यहाँ ये बोला गया है, क्वेश्चन समझिए थोड़ा, कि भाई हाई सेविंग है, सेविंग बहुत अच्छी है किसी इकोनॉमी में, फिर भी, ठीक है, जो कैपिटल पूंजी निर्माण यानी कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ऐसे समझिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि देखिए कैपिटल मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसकी वजह से जो है कमाई हो सके, जिसकी वजह से कमाई बढ़े किसी की, ठीक है, यानी कि कोई ऐसा पैसा आपने इन्वेस्ट किया, मान लिया शॉप में लगाया आपने पैसा या किसी बिजनेस में लगाया, तो उसे कहा जाएगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर आपने जो उस पैसे को खा पी के उड़ा दिया, आपने भाई पार्टी कर ली, तो इसे जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाएगा, क्यों, क्योंकि पार्टी कर लिया आपने, उससे क्या कमाई होगी बाद में, ठीक है। तो ध्यान रखिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है कि पैसे का ऐसा इस्तेमाल जिससे जो है कमाई बढ़े, वो शॉप हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, ठीक है, कोई ट्रेड हो सकता है। तो हम टॉपिक पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं इस पे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई सेविंग हाई है, फिर भी जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है ठीक से नहीं हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि जो है कमजोर प्रशासन तंत्र नहीं, निरक्षरता भी नहीं है, उच्च जनसंख्या घनत्व ये भी जरूरी नहीं है, उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया है कि अगर हाई कैपिटल
प्रोडक्ट रेशियो होगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक प्रोडक्ट को बनाने में, यानी किसी एक सामान को बनाने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे हमारे, बहुत ज़्यादा पूंजी जो है वो खर्च हो जाएगी, तो प्रोडक्शन जो है वो ठीक नहीं होगा, उससे जो है पैसे मतलब लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। तो यही इसका आंसर है, उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। यूपीआईएएस में पूछा गया प्रश्न है ये, 2018 का ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो बाजार मूल्यों पर ध्यान रखिए, मार्केट प्राइस पर। ठीक है, इजी कर लीजिए क्वेश्चन को भाई, मार्केट प्राइस पे पूछा है, शुद्ध का मतलब नेट, ठीक है, नेशनल, राष्ट्रीय का मतलब नेशनल, उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट। ठीक है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, NNP पूछा है इन्होंने, एट मार्केट प्राइस। तो ध्यान रखिए, आपको मैंने बताया था कि अगर GNP से यानी ग्रॉस से NNP बनाना है, आपको नेट बनाना है किसी चीज को, ग्रॉस से नेट बनाना है आपको, ये जी का मतलब है ग्रॉस, यहाँ पर ग्रॉस। ठीक है, तो ग्रॉस से अगर आपको नेट बनाना है किसी चीज को, तो उसमें से क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन यानी कि ह्रास, यानी कि वस्तुओं के मूल्य में ह्रास, यानी किसी मशीन की वैल्यू कितनी कम हो रही है। तो अब यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले इसमें भी ह्रास नहीं लिखा, इसमें भी ह्रास, ये है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, अगर देखिए ये कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आ रहे हैं, फिर से आप वीडियो देखिए एक बार दो बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप थोड़ी मेहनत करेंगे एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा इससे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये भी जैसे आप देख रहे हैं कि राजस्थान PCS में पूछा गया है 2021 में। अगला क्वेश्चन जो है देखिए, वो जो है उत्तराखंड PCS में पूछा गया है 2021 में, और कुछ खास नहीं है, वही चीज है कि भाई इसमें पूछा कौन सा कथन सही है। तो NNP इक्वल टू GNP माइनस घिसावट, घिसावट मतलब वही डेप्रिसिएशन। तो ये तो बिल्कुल सीधा सीधा आंसर है। ठीक है, डेप्रिसिएशन, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, NNP इक्वल टू GNP माइनस घिसावट, तो ये ठीक है। अगला देखते हैं, NNP इक्वल टू GDP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, चालाकी खेली है, यहाँ पर इन्होंने GDP लिख के दे दिया, पूछा इधर NNP है, नेशनल प्रोडक्ट पूछा है, दिया यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो आप ध्यान रखिए, आपने ये भी पढ़ा है कि GNP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और GDP में क्या रिलेशन है। तो GDP में अगर हम विदेशों से प्राप्त मतलब नेट आय को, यानी शुद्ध आय को, या विदेशों से प्राप्त, विदेश से प्राप्त शुद्ध आय, ठीक है, को अगर हम जोड़ देते हैं GDP में, तो हमें मिल जाता है GNP। ठीक है, ये कंसेप्ट भी लास्ट वीडियोस में जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या है NNP। अब इसका ये तो मतलब इस वाली इस इतने पोर्शन का ये तो ये मतलब है कि ये है GNP। ठीक है, अब GNP में से अगर फिर से वही डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाए, ठीक है, तो सीधी सी बात है NNP आ जाएगा, तो आंसर ये भी ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन इन्होंने दिया है सी, A और B दोनों सही। तो इसका आंसर हो जाएगा A और B दोनों सही। ठीक है, उत्तराखंड PCS का ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बहुत मेहनत करके पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।